हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम शुरू करेंगे वाटर रिसोर्सेज, चैप्टर नंबर 4 वाटर रिसोर्सेज। आपकी क्लास 12 की ज्योग्राफी की बुक है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। इसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो वाटर रिसोर्स आज जो है, ध्यान रखना, इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं। मल्टीपल टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे कि वाटर रिसोर्स क्या हैं और इंडिया में कितने % वाटर रिसोर्स हैं और इंडिया का लैंड एरिया कितना है। इसके अलावा आपके सरफेस वाटर रिसोर्सेज कौन से होते हैं और आपके ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज कौन से होते हैं, वाटर का पॉल्यूशन क्यों हो रहा है, कहाँ कहाँ पानी का यूज होता है, कैसे इसको कंजर्व कर सकते हैं। मल्टीपल टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। दूसरी बात, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर के कुछ टॉपिक मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, आपकी रेन वाटर हार्वेस्टिंग में करा चुका हूं, नंबर 1। नंबर 2, नेशनल वाटर पॉलिसी वो मैंने करा दी है। जल क्रांति अभियान वो मैं करा चुका हूँ, ठीक है। वाटर शेड मैनेजमेंट वो मैं करा चुका हूँ। तो इसके बाद, इसी वीडियो के बाद ये चैप्टर आपका भी समझ लो फिनिश हो जाएगा। तो प्लेलिस्ट में जाके आप उनको चेक कर लेना, ठीक है। आज के वीडियो में हम टॉपिक बहुत सारे कवर करेंगे, तो ये थोड़ा सा मतलब कंपेरेटिवली लेंदी होगा और ज़्यादा भी नहीं, मुश्किल से 30 मिनट से ज़्यादा का हो जाएगा बस, है ना। तो शुरू करते हैं। हम बिल्कुल आराम से बेसिक से कवर करेंगे वाटर रिसोर्सेज। अगर हम अपनी धरती पे देखें तो टोटल धरती पे हमारी पे 70% लगभग पानी है और 29% लैंड है। इसी 71% पानी आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको सी, ओशियंस, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, ग्लेशियर्स, ठीक है, इन सभी जगहों पर ये पानी देखने को मिलेगा। तो अपनी जो धरती माता है उसमें लगभग 70% तो क्या है, पानी है और 29% लैंड है। चूँकि हमारी धरती पे पानी ज़्यादा है, इसलिए हमारी धरती को हम क्या बोलते हैं, अर्थ को हम क्या बोलते हैं, ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं। ये भी आप बचपन से पढ़ते ही आ रहे होंगे, ठीक है। दूसरी बात, पानी एक साइक्लिक रिसोर्स है, बहुत ज़्यादा सप्लाई में है। पानी की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, आपको पता 71% पानी है। अब ये कहूँ सब इतना पानी है तो फिर पानी की कमी क्यों है, वो पीने का पानी हमने क्या है, पॉल्यूट कर दिया है और जो फ्रेश वाटर है वो लिमिटेड है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, भले ही पानी हमारे पास 71% है, पर सिर्फ आप पानी का परसेंटेज देखें ना तो पानी में 97.5% आप पानी जो है वो तो सैलाइन है। कैसा पानी है, सैलाइन। जबकि 2.5% पानी जो है ना वो है फ्रेश वाटर। इसका मतलब हमारे पास फ्रेश वाटर बहुत कम है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखो, अप्रोक्सीमेटली 71% ऑफ अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर। हमारी धरती की जो 71% अर्थ है पानी से ढकी हुई है। फ्रेश वाटर हार्डली कितना है, हमारे पास 3% पानी है फ्रेश वाटर, ठीक है। पानी की शॉर्टेज जो है आपको पता ही है, बढ़ती हुई जा रही है, तो इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और रिसोर्सेज जो है, अगर ऐसे ही दिक्कत होती गई, शॉर्टेज होती गई, तो फ्यूचर में दिक्कत भी हो सकती है। कोई भी रिसोर्स, एनी रिसोर्स अगर उसकी कमी हो रही है तो वो फ्यूचर में प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इंक्रीजिंग शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड डिजायर टू हैव ए कंट्रोल ओवर दिस रिसोर्स इज क्रिएटिंग टेंशंस एंड कॉजिंग डिस्प्यूट अमंग नेशंस, स्टेट्स, कम्युनिटीज एंड रीजन्स, ठीक है। पानी कम है, हर कोई पानी पे कंट्रोल करना चाहता है, जिसकी वजह से टेंशंस बढ़ रही हैं, डिस्प्यूट्स बढ़ रहे हैं, देशों के बीच में, स्टेट्स के बीच में, कम्युनिटी के बीच में और रीजन के बीच में। देखो, इसको एग्जांपल से अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि पानी कम है, तो आप देखो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ध्यान देना। देखो, अपना पर्पज़ ये नहीं है कि ये लाइन टू लाइन पढ़ दें, है ना। हम कोशिश करेंगे यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे हर चीज़ को और बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ देखेंगे ना। पॉलिटिकल से लिंक कराऊंगा मैं इस चीज़ को। पानी की कमी इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप देखो, हमें इंडस वाटर ट्रीटी साइन करनी पड़ी थी 1960 में इंडिया पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। तो दो देशों के बीच में डिस्प्यूट। इंडिया में अगर हम देखें, सिर्फ इंडिया में देखें तो इंडिया में आपको पता है साउथ इंडिया में एक रिवर है कावेरी। कावेरी जो रिवर है, ये दो स्टेट्स के बीच में इसका डिस्प्यूट चल रहा है। एक तो तमिलनाडु के बीच में और एक कर्नाटक के बीच में। मतलब नेशनल लेवल पर डिस्प्यूट देख रहे हैं हम और हम इंटरनेशनल लेवल पर भी डिस्प्यूट देखो, और रीजनल लेवल पर भी आप देखना, पानी को लेकर हर कोई पानी को कंट्रोल करना चाहता है, कम है, तो बहुत बड़ी समस्या है। फ्यूचर में आप देखो वाटर वॉर हो सकता है। क्या हो सकता है, वाटर वॉर हो सकता है। इसलिए एफिशिएंट यूज करना, कंजर्वेशन करना पानी का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी, ठीक है। यहाँ इस स्लाइड में आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा दे रखा है जो एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा डिस्कस करेगा और बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। पहली बात, अब सोचो दुनिया में अगर ज़मीन हम देखें, 100% ज़मीन है दुनिया में, तो उसमें से इंडिया के पास कितनी है, मात्र 2.45%। समझ गए। इंडिया में अगर दुनिया में 100% ज़मीन है वर्ल्ड में, तो इंडिया के पास उसका कितना हिस्सा है, अपने पास 2.45%। तो इंडिया टोटल एरिया इज अबाउट 2.5% ऑफ वर्ल्ड सरफेस एरिया। वर्ल्ड का जितना भी एरिया है, भारत के पास उसका 2.45% है। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है।
दूसरी बात, दुनिया में अगर मान लो 100 लीटर पानी है, कितना पानी है 100 लीटर, तो भारत के पास अराउंड कितना लीटर पानी है 4 लीटर पानी है ना, ऐसे समझना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इंडिया हैज़ 4% ऑफ वाटर रिसोर्सेज, अंडरस्टूड। अब बात करते हैं पॉपुलेशन की। मान लो दुनिया में 100 लोग हैं तो भारत में कितने लोग रहते हैं 16 लोग रहते हैं, अंडरस्टूड। तो लगभग 16% वर्ल्ड की पॉपुलेशन कहाँ रहती है भारत में। तो 3 डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में लैंड एरिया कितना है, ये है आपका 2.45%। भारत में वाटर रिसोर्सेज कितने हैं 4%। भारत में पॉपुलेशन कितनी है दुनिया की 16%। तो ये 3 डेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, याद रखना आराम से ना। टोटल वाटर अवेलेबल फ्रॉम प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, जो बारिश होती है ना उसको हम क्या बोल देंगे प्रेसिपिटेशन बोल देंगे। जब आप क्लाउड बन जाते हैं, क्लाउड बरसते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। अब चाहे ये रेनफॉल के रूप में बरसें या स्नोफॉल के रूप में बरसें या हेल स्टोन्स के रूप में बरसें, दैट इज प्रेसिपिटेशन। तो टोटल वाटर अवेलेबल फ्रॉम प्रेसिपिटेशन इन ए ईयर इज अबाउट 4000 क्यूबिक किलोमीटर फ्रॉम सरफेस वाटर एंड रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर इज 1869 क्यूबिक किलोमीटर। आप ध्यान रखना, टोटल पानी जो आ रहा है ना आपका प्रेसिपिटेशन से वो कितना है 4000 क्यूबिक किलोमीटर है। देखो पानी की जो मतलब पानी को अमाउंट जो मेजर कर रहे हैं वो क्यूबिक किलोमीटर में। क्यूबिक क्यों लगाते हैं, किलोमीटर का क्यूब, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। किसी भी चीज़ का वॉल्यूम निकालना हो तो आपको पता है वॉल्यूम में हम यूनिट जो लगाते हैं वो क्यूब लगा देते हैं, राइट। अब इस किलोमीटर क्यूब लिख लो या डायरेक्ट क्यूबिक किलोमीटर रख लो, एक ही बात है, चिंता ना करें। तो ये यूनिट है बस, है ना, कि इतना पानी हमें किससे मिल जाता है प्रेसिपिटेशन से। और सरफेस वाटर और रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर, आपकी सरफेस पे जो पानी है और ग्राउंड में जो पानी है ये हमारे पास कितना अवेलेबल है, ये है 1869 किलोमीटर। कितना है 1869 क्यूबिक किलोमीटर है, क्यूबिक किलोमीटर, ठीक है ओके। अब इस 1869 क्यूबिक किलोमीटर का जो सरफेस पर भी है और ग्राउंड वाटर में भी है, इसका 60% ही यूटिलाइजेबल है। 60% अच्छा वर्ड यूटिलाइजेबल बार बार आएगा। यूटिलाइज का मतलब होता है जिसको हम उपयोग कर सकें, जिसको हम यूज कर सकें, राइट, उसको हम बोलते हैं यूटिलाइजेबल। तो सरफेस वाटर और रिप्लेनिशेबल वाटर जो कि 1869 क्यूबिक किलोमीटर है, इसका 60% ओनली 60% बनता है 1122 क्यूबिक किलोमीटर। यही जो पानी है इसको हम यूज करते हैं, राइट। अच्छा, टोटल यूटिलाइजेबल वाटर रिसोर्सेज कितने हमारे पास 1122 क्यूबिक किलोमीटर। दोबारा मैं बता रहा हूँ सारे डेटा, बिल्कुल चिंता ना करनी, आराम से। दुनिया में जितना भी वर्ल्ड एरिया है, सरफेस एरिया है, उसका भारत के पास कितना है 2.45% है। कितना है 2.45% है। दुनिया में जितना भी पानी के रिसोर्सेस हैं भारत के पास कितने हैं 4%। दुनिया में जितनी भी पॉपुलेशन है भारत के पास कितनी है 16%। प्रेसिपिटेशन से टोटल कितना पानी मिलता है हमें 4000 क्यूबिक किलोमीटर, ठीक है। इसके अलावा ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर से कितना पानी ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर पर कितना पानी है 1869 क्यूबिक किलोमीटर। इसका कितना हम यूज करते हैं 60%। कितना बनता है 60%, 1122 क्यूबिक किलोमीटर। बस हो गया। कोई भी डेटा यार 3-4 बार देख लो, आप चिंता ना करो, याद हो जाएगा। अब यार पहली बार में हम देखते ही पागल हो जाओ, माय गॉड डेटा 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 डेटा, वैसे ही पहले ही हार्ट अटैक लाया यार, दैट्स नॉट फेयर, राइट। 2-3 बार रिवाइज करो, हो जाएगा, चिंता की बात नहीं है। अब हम देखेंगे सरफेस वाटर रिसोर्सेस। सरफेस वाटर रिसोर्स का मतलब है पानी जो हमारी अर्थ की सरफेस पे पाया जाता है, उसको हम बोलेंगे सरफेस वाटर रिसोर्सेज। तो सरफेस पे कहाँ कहाँ पे पानी पाया जाता है भैया, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड और टैंक्स। इसमें हम ओशंस को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, राइट, उसको अलग कर दो। तो सरफेस पे जो पानी हम जिसको जनरली यूज करते हैं, यूटिलाइजेबल जो पानी है, वह है रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में और टैंक्स में। भारत में छोटी मोटी नदियाँ प्लस उसकी ट्रिब्यूटरीज को अगर मिला दें तो ये बनती है कम से कम 10,360 रिवर्स, ठीक है। मीन फ्लो, एनुअल फ्लो इन ऑल रिवर बेसिन्स इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू 1869 क्यूबिक किलोमीटर। मतलब सभी रिवर बेसिन्स में जो पानी फ्लो हो रहा है उसका मीन निकालें तो कितना आता है 1869 क्यूबिक किलोमीटर। ड्यू टू टोपोग्राफिकल, हाइड्रोलॉजिकल एंड अदर कंस्ट्रेंट ओनली अबाउट 690 क्यूबिक किलोमीटर ऑफ अवेलेबल सरफेस वाटर कैन बी यूटिलाइज। अब देखो हमारे पास जितना भी सरफेस वाटर है, सरफेस वाटर जितना भी है, उसका कितना परसेंटेज हम यूज कर रहे हैं, मात्र 32% यूज कर रहे हैं, दैट इज 690 क्यूबिक किलोमीटर यूज कर रहे हैं। उसके अलग रीजन है, पूरा यूज क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है टोपोग्राफिकल प्रॉब्लम हो। टोपोग्राफिकल का मतलब होता है, अब यार
माउंटेनियस रीजन में पानी है, वहाँ पे कौन जाएगा उसको पानी को लेने के लिए, वहाँ पे मतलब ग्लेशियर्स बने हुए हैं, वहाँ पे कोई लेक है ग्लेशियर्स के बीच में, तो तुम पानी लेने जाओगे रिवर्स का पूरा पानी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, जंगलों में कोई रिवर जा रही है। हाइड्रोलॉजिकल पानी में ये भी होता है कि कई जगह का पानी सही भी नहीं होता, दिक्कतें भी होती हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट का मतलब कुछ समस्याएं, तो कुछ समस्याओं की वजह से, चाहे वो टोपोग्राफिकल हो, चाहे हाइड्रोलॉजिकल हो, पानी से संबंधित हो या किसी की फिजिकल लोकेशन से संबंधित हो, तो हम कितना पानी यूज कर रहे हैं, 32% पानी यूज कर रहे हैं। वाटर फ्लो इन ए रिवर डिपेंड्स ऑन इट्स कैचमेंट एरिया। अब देखो कैचमेंट एरिया आपने 11th में पढ़ा होगा, जहाँ से रिवर अपना पानी कलेक्ट करती है उसको हम बोलते हैं कैचमेंट एरिया। फॉर एग्जाम्पल गंगा रिवर ये फ्लो कर रही है और ऐसे करके यहाँ आ रही है, तो जहाँ से गंगा रिवर ओरिजिनेट हो रही है और ओरिजिनेट होकर जहाँ से पानी लेके आ रही है ना, तो जिस जगह से पानी लेके आती है उसको हम बोलते हैं कैचमेंट एरिया, राइट। तो वाटर फ्लो जो है रिवर का किस पे डिपेंड करता है, इसके कैचमेंट एरिया पे डिपेंड करता है, रिवर बेसिन पे डिपेंड करता है और रेनफॉल पे डिपेंड करता है ना। अगर रेनफॉल ज़्यादा है तो कैचमेंट एरिया भी ज़्यादा होगा। हमारे भारत देश में गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंदस, ये 3 रिवर ऐसी हैं जिनका कैचमेंट एरिया बहुत ज़्यादा ह्यूज है, विशाल है। आपने रिवर्स हमने पढ़ी है ना, मैं एक बार आपको रिवर्स हल्की सी रिवाइज करा देता हूँ। रिवर्स इंडिया में जो है 2 टाइप की हैं। ऊपर वाली जो रिवर्स है उनको बोलते हैं नॉर्दर्न रिवर्स, नीचे वाली रिवर को बोलते हैं सदर्न रिवर्स। जैसे ये ऊपर वाली नॉर्दर्न और नीचे जो साउथ इंडिया में है इनको बोलते हैं सदर्न रिवर्स। ऊपर वाली रिवर्स को हम हिमालयन रिवर्स भी बोलते हैं क्योंकि ये हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं। नीचे वाली रिवर्स को हम पेनिनसुलर रिवर्स बोलते हैं क्योंकि ये पेनिनसुला से ओरिजिनेट होती हैं। ऊपर वाली रिवर्स को हम पेरेनियल भी बोलते हैं क्योंकि ये पूरी साल थ्रू आउट द ईयर फ्लो करती हैं। और नीचे वाली रिवर्स को हम बोलते हैं सीजनल क्योंकि ये रेनी सीजन में फ्लो करती हैं और बाद में ड्राई हो जाती हैं। तो ये रिवर्स का एक जनरल क्लासिफिकेशन है। ऊपर वाली रिवर्स का अगर मैं एग्जांपल दूं आपको तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, ये 3 बड़ी रिवर हैं। नीचे वाली रिवर्स को अगर हम देखें तो नर्मदा, तापी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, ये सब साउथ की रिवर्स हैं, राइट। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस अभी मैंने बताया ऊपर वाली रिवर है। यहाँ से चाइना से होते हुए ब्रह्मपुत्र आ रही है, इंडस पाकिस्तान में होते हुए जा रही है और गंगा पूरी इंडिया में फ्लो करती है और फिर बांग्लादेश में होते हुए सुंदरबन डेल्टा बनाती है। यहाँ पे ये सब आपको पता है, नहीं पता तो मैंने बता दिया। तो ये जो रिवर है गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, ये इनका कैचमेंट एरिया बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा पानी लेके आती हैं। इसी फैक्ट को ध्यान में रखते हुए प्रेसिपिटेशन इज रिलेटिवली हाई इन कैचमेंट एरिया जब गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड बराक रिवर्स है ना। बराक रिवर ट्रिब्यूटरी है किसकी, ब्रह्मपुत्र की। यहाँ पे बराक रिवर है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक रिवर्स इनका कैचमेंट एरिया ज़्यादा है ना। इन रिवर्स का मात्र ध्यान देना, ये रिवर्स जो हैं दीज रिवर्स अकाउंट ओनली अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल एरिया इन द कंट्री। मतलब ये तीनों रिवर्स को अगर हम देख लें ना, गंगा, ब्रह्मपुत्र और ये बराक, इन रिवर्स को देख लें तो ये भारत देश का कितना एरिया कवर करती हैं, 1/3 एरिया, मतलब 33% एरिया कवर करती हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। दे हैव 60% ऑफ टोटल सरफेस वाटर रिसोर्सेज। मतलब भारत में जितने भी सरफेस वाटर है ना, जितना भी सरफेस वाटर उसका 60% तो इन्हीं रिवर्स में पाया जाता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, बराक, इन रिवर्स में पाया जाता है, राइट। अब बात करते हैं साउथ वाली रिवर्स की। साउथ वाली रिवर्स की मैंने अभी नाम बताया था सदर्न रिवर्स, ये नीचे आ जाओ, ये सारी सदर्न रिवर्स हैं। तो मच ऑफ द एनुअल फ्लो इन साउथ इंडियन रिवर्स लाइक गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, है ना। ये देखो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हैज बीन हार्नेस्ड बट इट इज़ जस्ट टू बी डन इन ब्रह्मपुत्र एंड गंगा बेसिन। अब देखो साउथ में मैंने अभी बताया था पानी की कमी रहती है, इसलिए इन रिवर्स का, गोदावरी हो चाहे कृष्णा हो चाहे कावेरी हो, इनका ज़्यादातर जो पानी होता है ना उसको हार्नेस कर लिया जाता है। हार्नेस का मतलब यूटिलाइज कर लिया जाता है। तो गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनका ज़्यादातर पानी क्या है, यूज कर लिया जाता है। मगर ऊपर वाली रिवर्स का हम कंप्लीट पानी इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। अगला है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस। ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस, अब अभी हमने क्या देखा था, सरफेस वाटर। तो अपनी धरती के ऊपर जो पानी है सतह पर होते हैं सरफेस वाटर। अब आपको पता है पानी नीचे भी रहता है। आप सपोज कहीं पे मोटर लगा रखी है पानी की और नीचे पाइप है, तो यार वो पाइप कहाँ से पानी लेके आ रही है, नीचे से लेके आ रही है ना। जैसे आपने यहाँ पाइप लगा दी और यहाँ मोटर लगा दी और यहाँ से पानी निकलने लग गया। क्या निकलने लग गया, पानी। तो नीचे कहाँ से आ रहा है, नीचे जिस जगह से आ रहा है उसको हम एक्वाफर बोलते हैं। और ऐसे पानी को जो धरती के नीचे से निकल के आ रहा है उसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर। तो पानी जो है हमारा या तो सरफेस पे पाया जाएगा या ग्राउंड में पाया जाएगा। 2 जगह पे पानी मेनली पाया जाता है। तो 2 तरह का हमने देखा। तो हम बात करेंगे अब ग्राउंड वाटर की। ग्राउंड वाटर वो पानी होता है जो अर्थ की सरफेस के नीचे होता है। बीनीथ का मतलब होता है बिलो, नीचे जो पाया जाता है। टोटल रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर जो इंडिया में है दैट इज़ 432 क्यूबिक किलोमीटर। 432 क्यूबिक किलोमीटर, ये ध्यान रखना है।
लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन इज रिलेटिवली हाई इन रिवर बेसिन्स लाइंग इन नॉर्थ वेस्ट रीजन और पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। ध्यान रखना, इंडिया में जो ग्राउंड वाटर का जो यूटिलाइजेशन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा, तो मैं मैप की सहायता से बताऊं। एक तो जो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है, नॉर्थ वेस्ट मतलब आपका राजस्थान वाला रीजन है, यहाँ पे ग्राउंड वाटर का यूज ज़्यादा होता है क्योंकि सरफेस पे नहीं है तो नीचे से इस्तेमाल करेंगे। साउथ में भी ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो दो जगह ऐसी हैं जहाँ पर ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन ज़्यादा है, दैट इज नॉर्थ वेस्ट पार्ट इंडिया का और साउथ वाला हिस्सा इंडिया का। ग्राउंड वाटर का सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन कौन कौन से स्टेट्स में, तो देखो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु। तो ये तो नॉर्थ वेस्ट में आ जाएंगे और ये साउथ में आ जाएगा। इन स्टेट्स में ग्राउंड वाटर का पानी का जो यूज है वो बहुत ज़्यादा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे ग्राउंड वाटर का यूज जो है उतना ज़्यादा नहीं करते, बहुत कम मात्रा में यूज करते हैं। तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल, यहाँ पे कुछ ही अमाउंट में ग्राउंड वाटर का यूज किया जाता है। जबकि अगर हम बात करें गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, यहाँ पे ग्राउंड वाटर का यूज मॉडरेट है। मॉडरेट मतलब मीडियम ग्राउंड वाटर का यूज करते हैं, ठीक है। So it is assumed that if the utilization of water continue to be at present rate, there are chances that it will limit the development and create a situation of social upheaval and disruption। ऐसा कहा जाता है कि अगर इसी रेट से, जिस रफ्तार से हम पानी को आज हम यूज करते जा रहे हैं, अगर ऐसे ही पानी को यूज करते रहे और हमने इस पे बचाने पे ध्यान नहीं दिया, इसके प्रिजर्वेशन पे ध्यान नहीं दिया, इसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया, तो फ्यूचर में सामाजिक समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं, डिसरप्शंस हो सकते हैं, बाधाएं आ सकती हैं, सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए हमें पानी को कंजर्व करने की ज़रूरत है। एक है लेगून्स और बैक वाटर, ठीक है। तो इंडिया में आपको देखने को मिलेगा लेगून्स और बैक वाटर कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं। जैसे एक तो ये हो गया केरल, फिर एक हो गया यहाँ पे आपका उड़ीसा, और फिर उड़ीसा के ऊपर हो गया वेस्ट बंगाल। तो केरल, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। क्या होता है कोस्टल एरिया में, जैसे समुद्र का, ओशन का जो वाटर है ना, जैसे मान लो यहाँ पे थोड़ा ढलान इधर की साइड में, तो ओशन का वाटर जब अंदर चला जाता है इधर कोस्टल एरिया में, तो वो उसको हम बोलते हैं बैक वाटर। और लगून्स भी कुछ इसी प्रकार से है। मान लो यहाँ पे जैसे ये उड़ीसा है, उड़ीसा में कोई यहाँ पे डिप्रेशन है अंदर की तरफ, तो ओशन वाटर अगर उस डिप्रेशन का मतलब ज्योग्राफी में होता है गड्ढा, बड़ा सा गड्ढा है ना, तो ओशन का वाटर इस डिप्रेशन को भर देता है, तो यहाँ से लेक्स बन जाती हैं ना, ऐसी लेक्स को हम बोलते हैं लगून लेक। तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है चिल्का लेक, जो कहाँ पे, उड़ीसा में, राइट। तो लगून और बैक वाटर, यही पानी को हम बोलते हैं जो जनरली खारा पानी होता है, ब्रैकिश वाटर होता है, सलाइन वाटर होता है, राइट। और इंडिया की आपको पता ही यार कोस्ट लाइन बहुत बड़ी है, यहाँ से यहाँ तक इंडिया की। और इंडिया में टोटल कोस्टल जो स्टेट हैं, कितने कोस्टल स्टेट हैं, 9, 5 इधर हैं, 4 इधर हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो ये सारे के सारे कैसे स्टेट हैं, कोस्टल स्टेट। इन कोस्टल स्टेट्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे जो पानी पाया जाता है कई में, उसको हम बोलते हैं लगून और बैक वाटर। तो इंडिया की एक वास्ट कोस्ट लाइन है, क्या है, वास्ट कोस्ट लाइन है। और कोस्ट लाइन आपको पता ही है, कमेंट करके बताओ यार इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी है, शायद पहले हम चर्चा कर चुके हैं, राइट। आपको कमेंट करके बताना है। बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, मैंने बताया 9 स्टेट्स कवर करती है, और वो भी बहुत इंडेंटेड है। इंटेंडेड मतलब ऐसे कुछ इस टाइप की है। इसी वजह से बहुत सारी यहाँ पे लेगून्स और लेक बन गई हैं। और केरल, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे बहुत सारा पानी जो है सरफेस वाटर लगून और लेक्स के रूप में पाया जाता है। पानी जो है जनरली ब्रैकिस है, कैसा है, ब्रैकिस वाटर कौन सा होता है, जो फ्रेश, जिसकी सैलिनिटी फ्रेश और सैलाइन वाटर के बीच में हो। फ्रेश वाटर हो गया एक, तो एक हो गया सैलाइन वाटर, ठीक है। इसके बीच का जो पानी होता है उसको हम बोलते हैं ब्रैकिस वाटर, ना ज़्यादा खारा ना ज़्यादा मीठा, बीच का सा पानी, ऐसा पानी है। तो ये जो लगून्स और लेक्स में पानी पाया जाता है, ये ब्रैकिस है। और इसका यूज जो होता है वो फिशिंग करने में, और फसलों में पानी देने में, पैडी की क्रॉप्स हो, कोकोनट हो, या पानी देने में। प्लस यहाँ पे आप स्पोर्ट्स में भी हम यूज कर सकते हैं। आपने मूवीज़ में देखा होगा, केरल वेरल में बोट रेस होती है यहाँ पे, है ना, वहाँ पर भी इसका यूज होता है। अब ये रही बात हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे वाटर डिमांड एंड यूटिलाइजेशन, मतलब पानी की डिमांड सबसे ज़्यादा कहाँ है और कहाँ पर पानी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। डेफिनेटली मैं एक ही बार में बता दूँ, वही चीज़ बार बार आएगी यहाँ पे, पर हम तो पढ़ेंगे एक एक लाइन, सारी चीज़ पढ़ना जरूरी है। तो पानी का आज की डेट में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है इरीगेशन के लिए, और कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पानी का यूज हम 3 जगह पर देखेंगे, नंबर 1 एग्रीकल्चर, नंबर 2 डोमेस्टिक, और नंबर 3 इंडस्ट्री, ठीक है। और इंडस्ट्री हो या डोमेस्टिक हो या एग्रीकल्चर हो, तो पानी का सबसे ज़्यादा यूज कहाँ पे है, एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा है। डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी इतना यूज नहीं है, ठीक है।
और स्पेशली आप सबको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन जब से आई है तो पानी का यूज और ज़्यादा बढ़ गया है ना। आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया एक एग्रेरियन इकोनॉमी है। अबाउट 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन दी एग्रीकल्चर। भारत एक कैसा देश है, एक कृषि प्रधान देश है जो एग्रीकल्चर पर ज़्यादा डिपेंड करता है। आज भी यार 2/3 पॉपुलेशन का मतलब है 66% पॉपुलेशन भारत की आज भी किस पे डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, राइट। इंडियाज वाटर डिमांड एट प्रेजेंट इज डोमिनेटेड बाई इरीगेशनल नीड्स। भारत में पानी की जो सबसे ज़्यादा डिमांड है ना भाई साहब, आज की डेट में कहाँ पे इस्तेमाल होता है पानी, इरीगेशन के लिए इस्तेमाल होता है। और इरीगेशन किसका करते हैं हम, क्रॉप्स का। इरीगेशन का मतलब होता है फसलों में पानी देना, क्रॉप्स में पानी देना, डेट इज कॉल्ड इरीगेशन। तो एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे ज़्यादा पानी की डिमांड कौन से सेक्टर में है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर में किसके लिए इस्तेमाल होता है, इरीगेशन के लिए। डेवलपमेंट ऑफ इरीगेशन टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हैज बीन गिवन हाई प्रायोरिटी इन 5 ईयर प्लान्स। आप सबको पता आज़ादी के बाद 5 ईयर प्लान्स बनाए गए थे। 5 ईयर प्लान बनाने की जिम्मेदारी प्लानिंग कमीशन को दी गई थी। और पहला जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था ना, उस फर्स्ट 5 ईयर प्लान का पर्पज ही क्या था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना, एग्रीकल्चर पे बूस्ट देना, जो हमारा KN राज ने प्रिपेयर किया था। उसमें हमने कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स लेके आए जहाँ पे पर्पज क्या था कि इरीगेशन की फैसिलिटीज़ बढ़ाई जाएं। और इसी फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने कई सारे डैम्स बनाए थे, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश किए थे, जो पॉलिटिकल में भी आपने बढ़ाए, राइट। बहुत सारे डैम्स बनाए गए थे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, जैसे भाखरा नांगल, हीराकुड, दामोदर वैली, नागार्जुन सागर, इंदिरा गांधी सागर। ये सारे के सारे जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हैं, इनका पर्पज़ क्या था, इनका पर्पज़ यही था भाई साहब, इरीगेशन की फैसिलिटीज़ को बढ़ाना। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनका अलग अलग पर्पज़ होते हैं, जैसे इरीगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना, बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इरोजन को रोकने के लिए काम करते हैं, है ना, ड्रॉट कंट्रोल करने के लिए, फ्लड कंट्रोल करने के लिए जो काम आते हैं उनको बोलते हैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। जैसे भाखरा नांगल हिमाचल प्रदेश में है, हीराकुड उड़ीसा में है, दामोदर वैली वेस्ट बंगाल में है, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में, इंदिरा गांधी कैनाल राजस्थान में। तो ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट चलाए गए थे, इन प्रोजेक्ट का पर्पज़ था इरीगेशन की फैसिलिटीज़ को बढ़ावा देना। एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसमें जो पानी का यूटिलाइजेशन है वो बाकी सेक्टर की तुलना में हाईएस्ट है। मैंने अभी आपको बता दिया था 89%। अब ध्यान रखना, एग्रीकल्चर सेक्टर की भी अगर हम बात करें, एग्रीकल्चर सेक्टर में 89% एग्रीकल्चर सेक्टर पानी इस्तेमाल करता है सरफेस वाटर, और 92% इस्तेमाल करता है ग्राउंड वाटर। ध्यान रखना, मतलब सरफेस वाटर का 89% आज की डेट में जो यूज हो रहा है ना, सरफेस वाटर जो है उसका 89% एग्रीकल्चर इस्तेमाल कर रहा है, और ग्राउंड वाटर का 92% कौन इस्तेमाल कर रहा है, एग्रीकल्चर इस्तेमाल कर रहा है। ये ध्यान रखना, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर मात्र 2% इस्तेमाल करता है सरफेस वाटर का, और 5% इस्तेमाल करता है आपका ग्राउंड वाटर का, है ना। डोमेस्टिक सेक्टर की बात करें तो ये भी मतलब सरफेस वाटर का यूटिलाइजेशन ज़्यादा है ग्राउंड वाटर की तुलना में। तो मतलब देखो यहाँ पे डोमेस्टिक वाटर में सरफेस वाटर ज़्यादा इस्तेमाल होता है ग्राउंड वाटर की तुलना में। एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो बाकी सेक्टर में बहुत ज़्यादा, बाकी सेक्टर की तुलना करें, है ना। अगर हम इंडस्ट्री से तुलना करें एग्रीकल्चर की, अगर हम एग्रीकल्चर की तुलना डोमेस्टिक सेक्टर से करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो पानी का यूज है वो सबसे ज़्यादा है। अब फ्यूचर में आप देखो, अब इकोनॉमी हमारी ग्रो कर रही है, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी ग्रो कर रहा है, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो फ्यूचर में निश्चित है इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक सेक्टर में भी पानी का कंजप्शन बढ़ जाएगा, बट एग्रीकल्चर सेक्टर फिर भी डोमिनेट रहेगा। तो पानी का जो सबसे ज़्यादा यूज है एग्रीकल्चर में, तो इसलिए अब एग्रीकल्चर में भी बात की जाती है, जो पानी का बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी हम पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसलिए पानी में जो एग्रीकल्चर में इरीगेशन की मॉडर्न टेक्निक्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम, ताकि पानी के कंजर्वेशन पर ध्यान दे सकें। डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन, तो ये मैं अभी बता ही चुका हूँ, इरीगेशन में पानी की डिमांड बहुत ज़्यादा है। स्पेशली ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद तो बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई, किसकी, पानी की। हाँ भाई, तो डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन, तो इन एग्रीकल्चर वाटर इज मेनली यूज्ड फॉर इरीगेशन। हाई डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन इज मच हायर इन ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। अब कोई पूछे यार इरीगेशन में पानी की डिमांड बहुत ज़्यादा क्यों है, इरीगेशन में पानी का इस्तेमाल क्यों करते हैं। पहली बात तो देखो ये है कि इंडिया में स्पेशियो टेम्पोरल वेरिएबिलिटी पाई जाती है रेनफॉल की। क्या मतलब है यार स्पेशियो टेम्पोरल, जब भी ये वर्ड है स्पेशियो मतलब जगह, स्पेस का मतलब क्या होता है जगह, टेम्पोरल मतलब टाइम।
आप देखो भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइम पर अलग अलग रेनफॉल होती है। क्या मतलब है, समझो भैया इसको सिंपल भाषा में हम समझते हैं कि स्पेस का मतलब क्या है। अब भाई देखो 11th अगर आपने ढंग से कर रखी है ना तो 12th समझने में दिक्कत ना आती, नहीं तो फिर हमें ये एडिशनल काम कराना पड़ता है। सी अपना थार डेजर्ट, आपको पता है थार डेजर्ट में पानी की बहुत कम है। इंडिया का ऐसा रीजन है, एरिड रीजन बोलते हैं, यहाँ सबसे कम रेनफॉल होती है। फिर आपने सुना होगा मेघालय, मेघालय में चेरापूंजी और मसीनराम हाईएस्ट रेनफॉल होती है। साउथ वेस्ट मानसून जब आता है तो कहाँ पर आता है, केरल में आता है। ये बीच में जो एरिया है यहाँ पे कम बरसात होती है। तो आप देखो समझ रहे हो ना, अलग अलग जगह पर अलग अलग रेनफॉल है। ये हो गए स्पेशियल वेरिएबिलिटी। टाइम की बात करें, अब भारत में आपको पता है मॉनसून जो है, मॉनसून में आपको पता है दो टाइप का होता है। एक है साउथ वेस्ट मानसून जो आपका समर सीजन में आता है, गर्मियों में आता है। एक है नॉर्थ ईस्ट मानसून जो आपका विंटर सीजन में आता है। तो विंटर में हमें बरसात कम होती है और साउथ वेस्ट मानसून के दौरान समर में बरसात ज़्यादा होती है। तो हो गया टाइम के हिसाब से, समझ रहे हो ना। तो भारत में अलग अलग टाइम पर और अलग अलग जगह पर अलग अलग रेनफॉल होती है, इसलिए पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है इरीगेशन में। किस में ज़्यादा है, अब सोचो विंटर सीजन में यार हमें रबी की क्रॉप्स ग्रो करते हैं। कौन सी क्रॉप्स ग्रो करते हैं, रबी। रबी में जैसे फॉर एग्जांपल आपको वीट उगाने हैं, मस्टर्ड उगानी है ना, पी, ये सारी चीज़ उगानी। तो इन सब के लिए क्या चाहिए, पानी। बरसात है नहीं तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करेंगे या सरफेस वाटर का इस्तेमाल करेंगे। किसके लिए, इरीगेशन के लिए। आई बात समझो। There are water deficient areas in the country that are drought prone due to inadequate rainfall. These include northwestern India and Deccan Plateau. अब ये कह रहे हैं भारत में ये दो जगह है ना, डेक्कन प्लेटू वाला रीजन। डेक्कन प्लेटू आप सबको पता है, नीचे वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं डेक्कन प्लेटू, प्लस ये वाला नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन जो थार डेजर्ट है। ये दो जगह ऐसी हैं जो हैं वाटर डेफिशिएंट एरिया। वाटर डेफिशिएंट का मतलब जहाँ पानी की कमी है, और यहाँ पे ड्रॉट प्रोन एरियाज है, मतलब यहाँ पे सूखे जैसी संभावनाएं रहती हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बरसात नहीं होती है। बरसात नहीं होती है इसलिए यहाँ पे पानी की डिपेंडेंसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। विंटर हो या समर सीजन हो, लगभग मोर और लेस ड्राई रहते हैं मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द कंट्री। विंटर हो या समर हो, यहाँ पे समर मतलब वो वाली बात चली अप्रैल मई, है ना, वो वाला टाइम जो होता है बिल्कुल सूखे सूखे रहते हैं। इसलिए अगर एग्रीकल्चर करनी है तो वो किस वजह से होगी, इरीगेशन। देखो खेती में जो पानी देते हैं ना भाई सब, एग्रीकल्चर जो होती है आपको पता है, एक तो इरीगेशन के थ्रू होती है और एक होती है रेनफॉल के थ्रू, है ना। अब रेनफॉल यार हर समय तो होती नहीं है, तो इसलिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, इरीगेशन की ज़रूरत पड़ती है। आप देखना, पढ़ना, मैंने वीडियो बना रखा है टाइप्स ऑफ फार्मिंग, इरीगेटेड एंड रेनफेड, उसमें अंतर बता रखा है, ठीक है। इरीगेटेड मतलब सिंचाई से पानी देते हैं और रेनफेड मतलब बरसात के पानी से खेती करते हैं। तो अब जब पूरे देश में यार जब लगभग सूखे जैसी कंडीशन रहती है तो डेफिनेटली अगर आपको खेती करनी है तो वो किस वजह से हो पाएगी, इरीगेशन की वजह से ही हो पाएगी। इवन इन हाई रेनफॉल एरिया लाइक वेस्ट बंगाल, बिहार, ब्रेक्स इन मानसून और इट्स फेलियर प्रूव्स टू बी हार्मफुल फॉर एग्रीकल्चर। कई बार तो ऐसा होता है जहाँ पर खूब अच्छी रेनफॉल होती है ना, जैसे बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ पर भी कई बार मानसून में ब्रेक आ जाता है, मतलब मानसून बीच बीच में गायब हो जाता है, कई दिनों तक छुट्टी पर चला जाता है और मानसून आता ही नहीं है, तो बरसात कम होती है। तब भी फिर हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, इरीगेशन की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट, water need of certain crop makes irrigation necessary. For instance, water requirement of rice, sugarcane and jute etc is very high which can be met only through irrigation. कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जहाँ पे पानी की डिमांड बहुत ज़्यादा है, ऐसी क्रॉप्स को हम बोलते हैं वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स। एग्जाम्पल क्या है, राइस, शुगर केन और जूट। ये तीन क्रॉप्स ऐसी हैं इनमें पानी की डिमांड बहुत ज़्यादा है। जब पानी की बहुत ज़्यादा डिमांड को फुलफिल करना है तो वो इरीगेशन के माध्यम से ही हो पाती है। इरीगेशन ऑल्सो मेक्स मल्टीपल क्रॉपिंग पॉसिबल। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब क्या है, एक खेत है आपका, है ना, आपने समर सीजन में इसको ग्रो कर लिया, इसी खेत को आपने रेनी सीजन में ग्रो कर लिया, इसी खेत को आपने विंटर सीजन में भी फसल उगा ली। विंटर सीजन में आपको पता है रबी की क्रॉप्स उगाते हैं, रबी के रेनी सीजन में हम खरीफ की क्रॉप उगाते हैं और समर सीजन में हम जायद की क्रॉप उगाते हैं। अब आपको पता है रेनी सीजन में तो चलो ठीक है, आप बरसात के पानी से यहाँ पे फसल में पानी दे सकते हो, मगर विंटर और समर में अगर आपको खेती करनी है तो पानी के लिए अगेन किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इरीगेशन की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। और मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब क्या है, सेम पीस ऑफ लैंड पर जब बार बार आप खेती करते हो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग एक साल के अंदर। तो एक साल के अंदर मैक्सिमम आप कितनी बार खेती कर सकते हो, 3 बार खेती कर सकते हो। और अगर 3 बार करनी है तो वो किसकी मदद से पॉसिबल होगी, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल ड्यू टू इरीगेशन की वजह से ही पॉसिबल हो पाएगी, ठीक है। तो इट ऑल्सो इंक्रीजेज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, इससे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। The high yielding variety crops need regular water supply which is possible only by
डेवलप्ड इरीगेशन सिस्टम। जो हाई यील्डिंग वैरायटी क्रॉप्स होती हैं, आप सबको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान कौन सी क्रॉप्स इंट्रोड्यूस की गई थी, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स ना, इनको भी बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, और वो भी रेगुलर। अगर इनको रेगुलर पानी नहीं दोगे तो ये क्रॉप से ज़्यादा आउटपुट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर पानी की डिमांड बढ़ जाती है। इरीगेशन इज द रीजन ड्यू टू विच ग्रीन रेवोल्यूशन स्ट्रेटेजी हैज़ लार्जली बीन सक्सेसफुल इन पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, है ना। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है, आपको पता है सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट्स में सफल हुई। ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे ज़्यादा फायदा हुआ पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था। और यहाँ पर आप देखोगे पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इन स्टेट्स में इरीगेशन बहुत ज़्यादा होता है ना। इन पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश मोर देन 85% ऑफ नेट सोन एरिया इज अंडर इरीगेशन। इन तीनों स्टेट्स की अगर बात करें, मान लो नेट सोन एरिया का मतलब है जितने एरिया पे फसल की जा रही है। मान लो 100 बीघे पर अगर उन्होंने फसल बो रखी है, तो बीघा एक यूनिट है जिसको हम मेजर करते हैं, लैंड को मेजर करने की यूनिट है बीघा। 100% अगर बीघे पे ज़मीन पर खेती अगर कर रखी है, तो 85 बीघा जो है वहाँ पर पानी किसके माध्यम से दिया जाता है, इरीगेशन के माध्यम से दिया जाता है। स्पेशली वीट और राइस यहाँ पे 2 क्रॉप उगाई जाती हैं, और वो भी किसकी मदद से, इरीगेशन की मदद से। और जो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो सबसे ज़्यादा फायदा हुआ वो किसको हुआ, उसमें कौन सी क्रॉप्स में ज़्यादा फोकस किया गया था, वीट और राइस में फोकस किया गया था। ग्रीन रेवोल्यूशन से फायदा इन 3 स्टेट्स को हुआ था। कौन कौन से, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी को हुआ था, राइट। तो इन सब चीज़ों की वजह से इरीगेशन में पानी की डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगला टॉपिक है हमारा ओवर यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेस एंड रिलेटेड इश्यूज। अब जब पानी का तुम यार लिमिट से ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए भी आप तैयार रहो। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपका इंतजार कर रही हैं, और जो आप देखोगे रियलिटी में हो रहा है ना। ध्यान रखना, इस चैप्टर को हम बहुत डेप्थ में मैं मतलब बिल्कुल आराम से करा रहा हूँ। थोड़ा समय लग जाने देना, चिंता ना करना, क्योंकि एक बार पढ़ोगे आप इसको फिर बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू नीड टू देन रिवाइज। आपको ये नहीं लगेगा कि यार मुझे इस लाइन में दिक्कत आ रही है, यहाँ आ रही है, कहीं से भी कोई कैसे भी पूछ ले, आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। और मेरे वीडियोज में थोड़ी ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, तो मैं जल्दी नहीं करता हूँ। जल्दी करके जाओगे कहाँ भाई, फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा चैप्टर, तो एक ही बार ढंग से कर लो। ओवर यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज, पानी का हम ज़रूरत से ज़्यादा जब इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली समस्याएं आती हैं। अब देखो, तो स्टेट सच एज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जैसे इन तीनों का नाम याद आए तो ध्यान रखना हम ग्रीन रेवोल्यूशन से संबंधित स्टेट है ना, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा इन सबको ही हुआ था। और ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर आपको पता है इंडिया में किसको कहा जाता है, MS स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद ही इंडिया बना था सेल्फ सफिशिएंट कंट्री, नहीं तो हमारी हालत ख़राब थी। मगर इसका नुकसान क्या देखना पड़ा, ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया। तो स्टेट जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर बहुत सारा जो पानी इस्तेमाल होता है वो कहाँ से इस्तेमाल हो रहा है, ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल हो रहा है वीट और राइस को इरीगेट करने के लिए। पता है ना, मैंने अभी बताया था ग्रीन रेवोल्यूशन में सिर्फ 2 ही क्रॉप पे मेनली ज़्यादा फोकस किया गया था, वीट और राइस। कौन कौन से स्टेट में, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में यहाँ पे फोकस किया गया था। तो इन दोनों फसलों को पानी जो दिया जाता है उसके लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन स्टेट्स में ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन एक लिमिट से बहुत ज़्यादा हो गया है, और ग्राउंड वाटर की जो टेबल है वो लगातार गिरती ही जा रही है। ग्राउंड वाटर जो है उसका लेवल डाउन होता ही जा रहा है ज़्यादा यूज होने की वजह से। आउट ऑफ नेट इरीगेटेड एरिया, ध्यान देना, नेट इरीगेटेड एरिया जितने भी एरिया पे मतलब पानी से फसल की जा रही है उसमें पंजाब का है 76.1%, हरियाणा में 51.3% इरीगेटेड आर थ्रू वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। मतलब सोचो पंजाब में जो पानी देते हैं ना, तो वेल्स और ट्यूबवेल से कितना है 76% टोटल, हरियाणा में कितना है 51%। बहुत ज़्यादा पानी मतलब दिया जा रहा है इरीगेशन के थ्रू। ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैज़ लेड टू डिक्लाइन इन ग्राउंड वाटर टेबल। ग्राउंड वाटर टेबल मतलब ये सरफेस हो गई, नीचे यहाँ पानी का जो लेवल है ना उसी को हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर, नीचे है ना उसका लेवल। ग्राउंड वाटर टेबल मतलब ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो कम होता जा रहा है ना। अब 2 चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट के 2 पॉइंट ट्रिपल स्टार है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी एक मैं ट्रिक भी बताऊंगा। तो ओवर यूटिलाइजेशन की वजह से, ज़रूरत से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने की वजह से फ्लोराइड का कंसंट्रेशन बढ़ गया है। फ्लोराइड एक केमिकल है, इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया स्पेशली राजस्थान और महाराष्ट्र में, और बिहार और वेस्ट बंगाल में आर्सेनिक का कंसंट्रेशन बढ़ चुका है। तो पूछा जा सकता है कि फ्लोराइड का कंसंट्रेशन कौन कौन से स्टेट्स में पाया जाता है, आर्सेनिक का कौन कौन से स्टेट्स में पाया जाता है। तो उसको भूलने की संभावना रहती है। मैं एक ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक है MRF।
MRF टायर की कंपनी है, सुना होगा आपने, सचिन के बल्ले पर भी MRF लिखा रहता है। तो M का मतलब महाराष्ट्र, R का मतलब राजस्थान, तो महाराष्ट्र और राजस्थान में पाया जाता है फ्लोराइड। अंडरस्टूड, MRF महाराष्ट्र राजस्थान, यहाँ पे ज़्यादा पानी में क्या पाया जाता है, फ्लोराइड कंसंट्रेशन ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं राजस्थान के लोगों में, स्पेशली वेस्टर्न राजस्थान में। आप देख लेना, अगर आप वहाँ से बिलोंग करते हैं तो पूछ लेना वहाँ पे। दूसरी बात, एक ट्रिक तो हो गई MRF, राइट। दूसरी ट्रिक है वर्ल्ड बैडमिंटन एसोसिएशन। WBA क्या होता है, वर्ल्ड बैडमिंटन एसोसिएशन। सुनना, W का मतलब वेस्ट बंगाल, B का मतलब बिहार, A का मतलब है आर्सेनिक। आर्सेनिक एक केमिकल है। तो ऊपर हमने फ्लोराइड के बारे में बात करी, अब आर्सेनिक के बारे में। तो वेस्ट बंगाल बिहार में क्या ज़्यादा पाया जाता है, आर्सेनिक पाया जाता है। ये एक प्रकार का जहर है, यूँ समझो भाई साहब। इसका लेवल भी पानी में बढ़ता जा रहा है, जिससे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आएंगे ही आएंगे, राइट। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिड्यूसिंग डे बाई डे। आप सोचो, पानी तो यार लिमिटेड है ना हमारे पास, पानी तो थोड़ी बढ़ रहा है, ऊपर से हमारे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पैदा ही होते जा रहे हैं। इंडिया आपको पता है दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री बन चुका है। तो पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो हमारे पास पानी तो लिमिटेड है ना। पहले मान लो 2 व्यक्तियों के लिए 50 लीटर पानी था, है ना। अब 4 व्यक्ति हो गए तो पानी कम हो जाएगा ना, 12.5 लीटर पानी बचेगा बस, और 4 पैदा हो गए तो और कम हो जाएगा। तो प्रति व्यक्ति जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, ठीक है। और ये तो एक समस्या हो गई। इसके अलावा जो भी हमारे पास पानी बचा हुआ है ना, उसको हम पॉल्यूट कर रहे हैं। वाटर पॉल्यूशन एक अपने आप में अलग समस्या है। तो अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज आर गेटिंग पॉल्यूटेड विद इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स विच लिमिट्स द अवेलेबिलिटी ऑफ यूजेबल वाटर। पहली बात तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से पर कैपिटा जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो कम हो रही है। दूसरी बात, जो भी अवेलेबल वाटर है उसको हमने क्या करके ख़राब कर दिया है, पॉल्यूशन करके ख़राब कर दिया है। तो रहे सही पानी को भी हमने बर्बाद कर दिया। तो पानी की समस्या और ज़्यादा बढ़ गई। अब दर्द हो रहा है आपको, अच्छी चीज़ें नहीं हो रही ना देखने में। तो डिटेरियोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी, पानी की क्वालिटी का ख़राब होना। डिटेरियोरेशन का मतलब क्या होता है, किसी की क्वालिटी जो गिरती जाती है ना, उसको हम बोलते हैं डिटेरियोरेट होना, ख़त्म होते चले जाना, कम, है ना, रिड्यूस होते चले जाना। तो पानी की क्वालिटी हमारी क्या होती जा रही है, रिड्यूस। सीधी बात है, इसका एक ही रीज़न है, दैट इज़ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन बढ़ने के पीछे जिम्मेदार है पॉपुलेशन। समझ रहे हो। तो वाटर की क्वालिटी का मतलब क्या है, वाटर की क्वालिटी का मतलब है प्योर, वाटर क्वालिटी का मतलब प्योरिटी ऑफ वाटर। एक ऐसा पानी जिसमें कोई फॉरेन सब्सटेंस ना हो, बाहर से कोई चीज़ उसमें ऐड ना हो। जैसे एक गिलास ऑफ वाटर है आपका, उसमें जो पानी भरा हुआ है उसमें बाहर ही कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो हम कहेंगे पानी प्योर है। अगर इसमें कुछ भी बाहर की कोई चीज़ है, धूल मिट्टी, कोई छोटे मोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हम पानी को कहेंगे इम्प्योर वाटर है ना। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉरेन मैटर लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, केमिकल, इंडस्ट्रियल वेस्ट, पानी हमारा पॉल्यूट होता जा रहा है और पानी की क्वालिटी ख़राब होती जा रही है। और जब पानी की क्वालिटी ख़राब हो जाती है तो ये पीने योग्य नहीं रहता, ह्यूमन यूज के लिए अनफिट हो जाता है ना। When toxic substances enter lakes, streams, rivers, ocean and other water bodies, पानी में ये घुल जाते हैं और पानी में सस्पेंडेड रहते हैं और एक्वेटिक सिस्टम को भी ये पॉल्यूट कर देते हैं। आपको पता है हमारी जो वाटर बॉडीज है इसमें टॉक्सिक सब्सटेंस आ रहे हैं, जहरीले पदार्थ आ रहे हैं, चाहे इंडस्ट्री से आ रहे हों या डोमेस्टिक यूज से आ रहे हों या एग्रीकल्चर से आ रहे हों। तो ये जहरीले पदार्थ जब हमारी लेक्स में जाते हैं, स्ट्रीम्स मतलब छोटी छोटी नदियों में जाते हैं, रिवर्स में जाते हैं, ओशन में जाते हैं, तो ये पानी में घुल जाते हैं या सस्पेंडेड रहते हैं, जिसकी वजह से पानी खराब हो जाता है और हमारे जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो खराब हो जाता है। रिवर्स में आपने देखा होगा मछलियाँ जो हैं, फिशेस जो हैं मर जाती हैं, ओशंस में मर रही हैं ना, किसकी वजह से, वाटर पॉल्यूशन की वजह से वो पानी खराब हो रहा है, एक्वेटिक इकोसिस्टम बर्बाद हो रहा है। यही पॉल्यूटेंट है ना। पॉल्यूटेंट मतलब जो पानी किसी भी चीज़ को ख़राब कर देते हैं। पानी में पाई जाने वाली इम्प्योरिटी पानी के पॉल्यूटेंट, हवा में पाई जाने वाली इम्प्योरिटी हवा के पॉल्यूटेंट हो गए ना। ये सीप डाउन का मतलब रिस के नीचे चले जाते हैं और ग्राउंड वाटर को भी ख़राब कर देते हैं ना, है ना। यहाँ जैसे आपने सरफेस पे जो पॉल्यूटेंट है वो रिस के जब नीचे चले आते हैं तो ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट कर देते हैं। ग्राउंड वाटर नीचे एक्वाफर में पाया जाता है, राइट। अगला है, अब भैया हमने पानी बर्बाद कर लिया अब पानी बर्बाद कर लिया तो कंजर्वेशन करना पड़ेगा नहीं। अगर कंजर्वेशन नहीं किया तो समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अगला टॉपिक है हमारा वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। पानी को कंजर्व करना है और मैनेज करना है। तो डिक्लाइनिंग अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर एंड इंक्रीजिंग डिमांड हैज़ मेड इट मैंडेटरी टू कंजर्व एंड इफेक्टिवली मैनेज वाटर रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब भाई अगर हमें 2 चीज़ मैंने अभी बताई थी,
एक तो हमारा फ्रेश वाटर जो है कम होता जा रहा है। क्यों कम होता जा रहा है? क्योंकि हमारी डिमांड बढ़ गई है। दूसरा, हमने पॉल्यूशन करके अवेलेबल पानी को भी ख़राब कर दिया है। इसलिए अब समय आ गया है, ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि पानी को कंजर्व किया जाए और वाटर रिसोर्सेज को इफेक्टिवली मैनेज किया जाए। इफेक्टिवली मतलब बूंद बूंद का इस्तेमाल किया जाए ना, तभी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाएंगे, तभी हम प्रेजेंट की नीड्स को फुलफिल कर पाएंगे, तभी हम फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी पानी छोड़ सकते हैं, तभी हम पानी को पॉल्यूट होने से बचा सकते हैं, जब हम क्या करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे। ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ डीसैलिनाइजेशन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फ्रॉम ओशंस इज कंसिडर्ड नेग्लिजिबल। आप देखो, मैंने बताया था शुरू में आपको 97% से ज़्यादा पानी आपका कैसा पानी है, सलाइन वाटर है। मोस्टली ये कहाँ पे पाया जाता है? ओशंस में पाया जाता है। अब ओशन के सलाइन वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड डीसैलिनाइजेशन। डीसैलिनाइजेशन में क्या होता है? सी वाटर जो होता है उसमें से नमक को निकालना। अगर यार इतना पानी हमारे पास है तो उसको हम बड़े आसानी से कर सकते हैं, पर यही दिक्कत है, 97% जो पानी हमारा ओशंस में जो कैसा है, सलाइन है, मगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है भाई साहब। हमारे पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम ओशन वाटर को हम फ्रेश वाटर में कन्वर्ट कर दें। अगर ऐसा होता तो फिर पानी की दिक्कत नहीं होती। तो डीसैलिनाइजेशन की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी हमारे पास है नहीं, इसलिए ओशन से पानी निकालने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ना के बराबर हो जाती है। इंडिया ने कई सारी स्टेप्स लिए, हालांकि ऐसी बात नहीं, तो इंडिया हैज़ टू टेक क्विक स्टेप्स एंड मेक एफिशिएंट इफेक्टिव पॉलिसीज एंड लॉज, अडॉप्ट इफेक्टिव मेजर्स फॉर इट्स कंजर्वेशन। भारत को अब जल्दी से कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, इफेक्टिव पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, लॉ बनाने पड़ेंगे, ताकि हम पानी का सही से इस्तेमाल कर सकें और पानी को कंजर्व कर सकें। इसके अलावा हमें वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज पर भी ध्यान देना पड़ेगा और छोटे छोटे हमें प्रयास करने पड़ेंगे ताकि हम पानी को पॉल्यूट होने से बचा सकें, तो ही हम मतलब पानी को कंजर्व कर सकते हैं। जैसे वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज़ के मैंने 2 एग्जांपल दिए थे इरीगेशन में अभी थोड़ी देर पहले। तो इरीगेशन में मैंने बताया था नॉर्मल जो अभी आज की डेट में इरीगेशन होती है उसकी तुलना में ड्रिप इरीगेशन सिस्टम लाया जाए, बूंद बूंद वाला, और एक स्प्रिंकलर सिस्टम लाया जाए, तो पानी को हम इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, पानी को हम सेव कर सकते हैं, राइट। देयर इज नीड टू इंकरेज वाटर शेड डेवलपमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर रिसाइकलिंग एंड रीयूज एंड कंजक्टिव यूज। कंजक्टिव यूज को मतलब पानी को स्टोर कर लेना फिर उसको बाद में यूज करना, है ना। ऑफ वाटर फॉर लॉन्ग रन सस्टेनिंग वाटर सप्लाई। तो आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम किस पे फोकस करें, वाटर शेड मैनेजमेंट। इसको मैंने डिटेल में करा दिया है, अगले वीडियो में आप देख लेना, सर्च करके ना, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पानी को, बरसात के पानी को कलेक्ट कर लेना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर को रिसाइकिल और रीयूज करना और स्टोर करके फ्यूचर में उसको यूज करना। इन सब चीज़ों पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है अगर हमें पानी की लगातार सप्लाई चाहिए। तो क्या किया गया है, चलो ठीक है, अब हमने अवेयरनेस देख ली कि भाई कंजर्व करना जरूरी है, मगर हमने क्या स्टेप्स लिए हैं, कैसे पानी के पॉल्यूशन को हम रोक सकते हैं, हाउ वी कैन स्टॉप दी पॉल्यूशन ऑफ रिवर वाटर्स और वाटर बॉडीज़। तो अवेलेबल जो वाटर रिसोर्सेस हैं बहुत तेज़ गति से डिग्रेड होते जा रहे हैं। डिग्रेड मतलब उनकी क्वालिटी क्या होती जा रही है, ख़राब होती जा रही है। अब देखो 2 तरह के एरिया होते हैं भारत में, फिर मैं वही मैप की सहायता से समझाता हूँ। तो भारत में आपको पता है 2 तरह के रीजन है, ऊपर आपको पता है हिली रीजन है और यहाँ पर बीच में प्लेन वाले रीजन है। हिली रीजन में आपको पता है पॉपुलेशन बहुत कम है और प्लेन रीजन में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ना। तो इट इज़ सीन दैट हिली एरियाज हैव लेस पॉपुलेशन, हिली एरिया में कम पॉपुलेशन है, इसलिए वहाँ पे पानी की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। रीजन समझ रहे हैं ना। पॉल्यूशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, किससे प्रोपोर्शनल है, पॉपुलेशन के। पॉपुलेशन बढ़ेगी ना भाई साहब तो पॉल्यूशन अपने आप बढ़ जाएगा, पॉपुलेशन कम होगी तो पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा। ये आपका जीता जाता एग्जाम्पल है कि जो हिली एरियाज है वहाँ पे कम पॉपुलेशन है और कम पॉपुलेशन होने की वजह से वहाँ पानी की क्वालिटी अच्छी है। दूसरी तरफ जो प्लेन्स है, आपको पता है भारत में जो प्लेन्स है भैया डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है। अकेले उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है भारत में। तो ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो ज़्यादा पॉल्यूशन करेगी। तो जो आपके प्लेन्स हैं वो हाई डेंसिटी वाले रीजन है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, इसलिए पानी की क्वालिटी यहाँ पे रिवर्स में बहुत ख़राब है, लो क्वालिटी का पानी पाया जाता है। और ऐसा किस लिए हो रहा है, क्योंकि यह पानी इरीगेशन, ड्रिंकिंग, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल हर चीज़ में इस्तेमाल हो रहा है। तो ये कंपेरिजन में आप बता सकते हो कि जो हिली रीजन में वहाँ पर पॉपुलेशन कम होने की वजह से पानी की क्वालिटी अच्छी है, प्लेन रीजन में पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से पानी की क्वालिटी ख़राब है। वाटर पॉल्यूशन टेक्स प्लेस थ्रू ड्रेन्स कैरिंग एग्रीकल्चरल, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। इंडस्ट्री से निकलने वाला जो केमिकल वेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। तो पानी का पॉल्यूशन किस वजह से हो रहा है, तो पानी का पॉल्यूशन 3 वजहों से हो रहा है। नंबर 1, एक तो एग्रीकल्चर का वेस्ट जिसमें आपके फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड्स आ जाएंगे। दूसरा डोमेस्टिक वेस्ट जिसमें सॉलिड और लिक्विड वेस्ट आ जाएगा। तीसरा आपका इंडस्ट्री से निकलने वाले एफ्लुएंट्स। ये तीनों जब हमारी वाटर बॉडीज में जाते हैं तो वाटर बॉडीज को क्या कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं, राइट।
In summer season, the flow of water is very low, which is unable to carry heavy loads of waste and thus concentration of pollutant is found in during this season. गर्मियों का जो सीजन होता है ना, गर्मियों में आपको पता है धूप इतनी तेज निकलती है, पानी इवोपरेट हो जाता है, तो जो पानी है वो इतना ज़्यादा एबल नहीं होता कि गंदगी को बाहर लेके चला जाए, उसको आसानी से फ्लो करके ले जाए। ठीक है, तो पानी का जो फ्लो है वो कम हो जाता है, कब? समर सीजन में, इसलिए वो वेस्ट को आगे नहीं ले जा पाता। ग्राउंड वाटर पोल्यूशन हैज अकर्ड ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ हैवी टॉक्सिक मेटल्स, फ्लोराइड, नाइट्रेट एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब देखो ऊपर जब पानी में ये पोल्यूटेंट आएंगे तो यही रिस्क कहाँ चले आएंगे, सीपेज डाउन होकर कहाँ चले आएंगे, ये ग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूट कर देते हैं, राइट। तो ग्राउंड वाटर में आपको आज की डेट में हैवी टॉक्सिक मेटल्स, फ्लोराइड, नाइट्रेट, इनका कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब क्या पानी की क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए हमने कुछ कर रखा है? बिल्कुल कर रखा है, मॉनिटरिंग ऑफ वाटर पॉल्यूशन। पानी को क्वालिटी ख़राब हो रही है नहीं हो रही है, पहली बात तो इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है जिसका नाम है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसके अलावा स्टेट लेवल पर है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये दोनों भाई साहब मिलजुल के पानी की क्वालिटी को चेक करते रहते हैं। नेशनल एक्वेटिक रिसोर्सेज में पानी के जहाँ जहाँ रिसोर्सेज है वहाँ पर पानी की क्वालिटी को चेक करते हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और इन्होंने पानी की क्वालिटी को चेक करने के लिए 507 स्टेशंस बना रखे हैं, राइट। पूछा जा सकता है इनसे जो डेटा मिला है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उससे हमें पता चला है कि जो हमारी रिवर्स हैं, रिवर्स में जो मेन सोर्स है ना भाई साहब पॉल्यूशन का, वो है आपका ऑर्गेनिक और बैक्टीरियल कंटामिनेशन। MCQ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिवर्स में पानी के पॉल्यूट होने का मेन रीजन क्या है, तो आपको बताना है ऑर्गेनिक एंड बैक्टीरियल कंटामिनेशन, इनकी वजह से पानी खराब होता जा रहा है। पॉल्यूटेड रिवर्स की बात करें, ये देखो यमुना रिवर का सीन है भाई साहब, यमुना रिवर, ये जहागी जहाग है भाई साहब। पॉल्यूशन इतना भयंकर हो गया है कि देखो यहाँ पे आपको पता है दिल्ली में यमुना मतलब एक त्यौहार पर छठ जो होती है, छठ पूजा, जब हम पानी में जाके पूजा करते हैं तो यहाँ पे देखो कितने झागी झाग क्रिएट हो गए हैं, है ना। ये किस वजह से हुआ है? पॉल्यूशन की वजह से। तो यमुना रिवर जो है ना सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड रिवर बन चुकी है कंट्री की, दिल्ली से इटावा के बीच में बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है। इसके अलावा और भी रिवर्स हैं जो पॉल्यूटेड हो चुकी हैं, जैसे साबरमती अहमदाबाद में, गोमती लखनऊ में, काली अड़ियार, कूम वैगई मदुरई में, मूसी हैदराबाद में, गंगा कानपुर बनारस में बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुकी है। तो मोस्ट पॉल्यूटेड में दो ही रिवर का नाम है, एक है यमुना, दूसरी है गंगा, और इसलिए गंगा की सफाई के लिए प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं। अब सरकार ने पानी के पॉल्यूशन को बचाने के लिए, पानी को पॉल्यूट होने से बचाने के लिए कुछ स्टेप्स लिए, कुछ कानून बनाए, लेजिस्लेटिव प्रोविजन मतलब कुछ कानूनी उपाय किए पानी के पॉल्यूशन को बचाने के लिए। तो कौन कौन से? ये फोटो देख के मतलब ज़्यादा परेशान मत हो ना, ये वो यमुना रिवर है, यमुना रिवर में जहाग है, और यहाँ पे मतलब सेल्फी लेने की कोई जगह नहीं है, कहीं भी हो सब जगह सेल्फी ले लेते हैं, राइट। हम तो हो सकता है दिखाने के लिए को देखो भैया कितना पॉल्यूशन हो गया है, हो सकता है रील्स बना रही हो, तो जस्ट दिखाने के लिए कि पॉल्यूशन कितना ज़्यादा हो रहा है, राइट। तो सरकार ने क्या स्टेप्स लिए भाई साहब किसको बचाने के लिए? पानी के पोल्यूशन को बचाने के लिए। तो सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं पानी के पोल्यूशन को बचाने के लिए, जिसमें पहला स्टेप है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। एक तो हमने 1974 में क्या लेके आए? वाटर प्रिवेंशन एंड पोल्यूशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। दूसरा स्टेप लिया हमने वाटर सेस एक्ट 1977 में, वाटर सेस एक्ट ये भी पानी को बचाने के लिए, पोल्यूशन को बचाने के लिए लाया गया था, मगर इसका भी ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, है ना। एक हम लाए थे भाई साहब आपका 1986 में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। तो 3 एक्ट है, ध्यान देना। नंबर 1 वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एक्ट 1974, दूसरा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। मगर ये एक्ट लेस इफेक्टिव प्रूव हुए, पानी के पोल्यूशन को आज भी बचा नहीं पाए। आज भी आप देखो पानी पॉल्यूट होता जा रहा है, इवन दो सरकार ने क्या बनाए, कुछ एक्ट बनाए, कुछ गाइडलाइंस इशू करी है, पॉलिसीज बना रखी हैं, फिर भी लोग इन पर ध्यान नहीं देते। और क्यों सरकार भी यार थोड़ा इनको स्ट्रिक्टली लागू नहीं कर रही। अगर स्ट्रिक्टली इनको इम्प्लीमेंट किया जाए तो हम पानी के पोल्यूशन को हम डेफिनेटली बचा सकते हैं। These acts were unsuccessful and result in 1997 251 polluting industries are located along the rivers and lakes। ये एक्ट इतने ज़्यादा अनसक्सेसफुल हैं कि यार 251 जो इंडस्ट्रीज है ना पानी को पॉल्यूट करने वाली इंडस्ट्री, वो कहाँ है? रिवर के सहारे ही है। जबकि यार रिवर के सहारे तो इंडस्ट्री लगानी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बिना उसको ट्रीट किए डायरेक्टली पानी को कहाँ पे छोड़ देते हैं? रिवर्स में छोड़ देते हैं। वाटर सेस एक्ट भी लाया गया था पानी के पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, मगर ये भी इनइफेक्टिव रहा।
तो आज की डेट में अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि पब्लिक अवेयरनेस की जाए, लोगों को बताया जाए कि भैया पानी क्यों ज़रूरी है और पानी ख़राब होगा तो उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप ये पढ़ रहे हो ना, और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या कोई भी टीचर आपके जो पढ़ा रहे हैं किसी भी लेवल पर, आप हिंदी में पानी के बारे में पढ़ रहे हो, इंग्लिश में पढ़ रहे हो, आप ज्योग्राफी में पढ़ रहे हो, पॉलिटिकल में पढ़ रहे हो, कहीं भी अगर पानी के बारे में पढ़ रहे हो ना, तो ये क्या कर रहे हैं, ये अवेयरनेस फैलाई जा रही है। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम पर्सनल लेवल पर पानी को ख़राब होने से बचा सकें। ये ना सोचें कि मेरे अकेले के पानी को ख़राब ना करने से क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि सब जब ऐसा सोचेंगे तो फिर डेफिनेटली कोई अच्छा आउटपुट नहीं आएगा। तो आप अपनी अच्छी शुरुआत कर सकते हैं भैया अपने लेवल पर, है ना। तो पानी को हमें क्या करने से बचाना है, पॉल्यूट होने से बचाना है। तो हम तो अपनी पर्सनल जिम्मेदारी लेते हैं और कसम खाओ भैया हम पानी को पॉल्यूट नहीं करेंगे, ख़राब नहीं करेंगे, एक अच्छी प्रैक्टिस से इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि आप अच्छा करोगे तो आपके आसपास भी लोग अच्छा करने लग जाएंगे, वही ज़रूरी है बस, बाकी तो सब मोह माया है, राइट। तो पब्लिक अवेयरनेस एंड एक्शन कैन बी इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग पोल्यूटेंट्स फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज। तो पब्लिक अवेयरनेस और एक्शन लेना पब्लिक का ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, ताकि हम अलग अलग जगह जो इंडस्ट्री, डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर से जो वेस्ट जा रहा है उसको हम बचा सकें। एक और तरीका है रिसाइकल एंड रीयूज ऑफ वाटर, है ना। बढ़िया तरीका, मतलब हमारे पास क्या है, रिसाइकल एंड रीयूज ऑफ वाटर। तो रिसाइकल एंड रीयूज इज सिंपल एंड बेस्ट वे टू कंजर्व फ्रेश वाटर एंड मेक इट अवेलेबल टू ऑल। पानी को बार बार रिसाइकल करते रहो और पानी को बार बार यूज करते रहो, ये भी एक सबसे बेस्ट तरीका है ताकि हम फ्रेश वाटर को हम कंजर्व कर सकते हैं। तो अब देखो कैसे कर सकते हैं, इसके क्या एग्जाम्पल दे रखें। लेसर क्वालिटी वाटर एंड रिक्लेम्ड वेस्ट वाटर। लेसर क्वालिटी वाटर मतलब कम क्वालिटी का जो पानी है, रिक्लेम्ड वेस्ट वाटर का मतलब क्या, खराब पानी था आपने उसको ट्रीट कर दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिक्लेम्ड वेस्ट वाटर। इसका यूज जो है हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, कूलिंग। देखो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है ना, उसमें मशीन्स रहती हैं। मशीन्स क्या है, गर्म एरियाज में काम करती हैं, तो उन मशीन्स को ठंडा रखने के लिए जो पानी इस्तेमाल होता है, वहाँ पर हम कैसा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़राब क्वालिटी का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो ट्रीट किया हुआ पानी है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसको पी तो सकते नहीं, तो कम से कम कूलिंग में तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना। जो कूलिंग में ऐसे पानी को इस्तेमाल करोगे तो कूलिंग में जो अच्छा पानी पहले इस्तेमाल करते थे ना, फ्रेश वाटर, वो बच जाएगा हमारा। प्लस आग बुझाने के लिए हम ऐसे पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी क्वालिटी क्या है, ख़राब है, तो इससे हमारी वाटर की कॉस्ट है ये भी बच जाएगी, ठीक है। तो ख़राब जो पानी है उसको हम फायर फाइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं और इंडस्ट्रीज में कूलिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्बन एरियाज में भी पानी जो नहाने धोने के बाद, बर्तन धोने के बाद, व्हीकल्स को धोने के बाद जो पानी है उसको हम किस में इस्तेमाल कर सकते हैं, गार्डनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। गार्डनिंग मतलब जो आपके पेड़ पौधे लगा रखे हैं वहाँ पर भी इस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, अच्छा जो पानी है उसको हम ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए सेव करके रख सकते हैं फ्यूचर के लिए, और जो ख़राब पानी है उसको हम अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ कोई ज़्यादा खास फ़र्क नहीं पड़ता है ना। बट दिक्कत ये कि भाई साहब आज की डेट में जो रिसाइकल कर रहे हैं ना पानी को, वो बहुत कम है, ये प्रैक्टिस कम है कि पानी ख़राब है तो हम उसको ट्रीट करते ही नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं देता। इसलिए अभी रिसाइकलिंग के थ्रू हम पानी को कंजर्व कर सकें, स्कोप तो बहुत है मगर हम लिमिटेड कर रहे हैं इसको, है ना। यहाँ पर ये हमारा जो टॉपिक है ख़त्म होता है, टॉपिक के साथ चैप्टर भी खत्म होता है, क्योंकि इसके बाद का जो टॉपिक है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो प्ले लिस्ट में जाके देख लें, नीचे प्ले लिस्ट भी है और सर्च कर लें, वहाँ पे मिल जाएगा। और इस बुक के लगभग अब 2 चैप्टर रह जाएंगे, ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। और आपकी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वो मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ। तो क्लास 12 का कंप्लीट सिलेबस आपका नाम अवेलेबल है। और आपसे रिक्वेस्ट है भाई साहब, लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।